देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में नगर निगम की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 413 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सौगात शहर वासियों को दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शहरों के समग्र विकास, बेहतर सफाई व्यवस्था, आधुनिक आधारभूत सुविधाओं और जन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने नगर निगम की योजनाओं को जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने वाला बताया। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ को स्मार्ट और स्वच्छ शहर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों के जरिए सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं को जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो पीछे छूट गया उसको थोड़ा सहारा देकर के आगे संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। की सुविधा, शौचालय की, भारत की सुविधा, ये उसी क्रम में उपलब्ध कराए गए, उसी क्रम में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपाध्याय जी के उस सपने, सरदेव अटल जी भारतीय राजनीति के एक ऐसे चेहरे जिन्होंने 6 दशक तक भारत की राजनीति को प्रभावित किया। निर्विवाद, निश्चल, पूरे देश को लेकर के चलने की सामर्थ्य, और लखनऊ के तो जैसे वे प्राण ही थे। लखनऊ अटल जी के अंतःकरण में बसता था और इसीलिए लखनऊ के लिए उनकी प्लानिंग, और इसलिए लखनऊ की ओर से सरदेव अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप अटल जी की भव्य प्रतिमा उसी राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं लखनऊ आए, माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ में रह करके उन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनवाया। और आज हम भी कह सकते हैं कि हां, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर है, लखनऊ में मेट्रो है, लखनऊ में वह सब कुछ है जो लखनऊ की आवश्यकता थी। पहले की सरकारें क्यों फेल थी? क्योंकि वे अपने परिवार के लिए सोचती थी। शासन की योजना का लाभ उनके परिवार के लिए, गरीब के लिए नहीं, महिला सुरक्षा के लिए नहीं। महिला सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे वही बने हुए थे, सपा के गुंडे बने हुए थे। नौजवान की नौकरी पे वे लोग डकैती डालते थे। वहां पर योजना का लाभ व्यक्ति नहीं, गरीब नहीं, किसान नहीं, महिला नहीं, युवा नहीं, वहां पर शासन की योजना का लाभ उनका एक परिवार होता था। और हम लोगों ने एनडीए की डबल इंजन की सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने कहा कि भाई मेरे लिए तो पूरा देश ही परिवार है। हम लोगों ने कहा, हमारी सरकार ने कहा, भाई हम लोग तो 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है। और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है। आज उसका लाभ मिल रहा है, हर स्तर पर मिल रहा है। जब अच्छा करते हैं लोग उसको एप्रिशिएट करते हैं, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, विकास का लाभ हर स्तर पर चलता हुआ दिखाई देता है। और आज हम सबको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो यहां की आवश्यकता थी, लखनऊ की आवश्यकता थी। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आज लखनऊ मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर बन गया है, सबसे बड़ा नगर निगम भी बन गया है। स्वाभाविक रूप से जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन लखनऊ उन चुनौतियों का सामना बखूबी कर रहा है। प्रदेश उसके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना बखूबी कर रहा है, और उसका परिणाम
उस नकारात्मक राजनीति को जवाब देते हुए जो केवल और केवल किसी योजना पर होने वाले सकारात्मक पहल पर उंगली उठाता है, वह भी हम सबको देखने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, एक बड़ी लंबी दूरी पिछले 3 वर्ष में नगर निगम ने तय की है। पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश ने तय की है और पिछले 12 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस दूरी को मजबूती के साथ समाप्त करते हुए उस एक लंबी विकास की कार्यक्रम को एक नए प्रतिमान के साथ आगे बढ़ाने का काम हुआ है। यह लगातार नगर निकाय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कुछ नया करके देखा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने फर्जी एनकाउंटर के मुद्दे पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार फेक एनकाउंटर कराने की साजिश कर रही है। हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, आज हम एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, संस्कृति, संविधान, विधान और स्वास्थ्य 2020 के लिए चुनौती बन गया है। यह मुद्दा उसी तरह का लगभग सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि फर्जी एनकाउंटर लोग 2026 में भी हमें देखने को मिला है। षड्यंत्र है जो संविधान में दिए गए न्याय के राज और समाज आंकड़े बताते हैं को नकारता है और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें के नाम पर किसी भी कि सरकार हर चीज को नहीं होना चाहिए और हर नागरिक छिपाना भी चाहती है संविधान के तहत न्याय मिलने का अधिकार होना चाहिए। और इस बयान के बाद अपने संसाधनों की ताकत से और एनकाउंटर की नीति को लेकर बहस तेज हो गई है। वो जनता कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का लगभग 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें कि सरकार हर चीज को छिपाना भी चाहती है और अपने संसाधनों की ताकत से वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है। फेक इनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है। मैं अपने प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूं, आज हम एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं जो हमारे देश की संस्कृति, संविधान, विधान और स्वस्थ सामाजिक सोच के लिए एक चुनौती बन गया है। यह मुद्दा फर्जी इनकाउंटर का है। एक इनकाउंटर को सामान्य रूप से मुठभेड़ कहते हैं। जिस देश की सदियों पुरानी संस्कृति में मुठभेड़ की जगह मेलजोल की बात की हो और पूरी वसुधा को कुटुंब माना हो, वहां ऐसी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के लिए तब तक कोई जगह नहीं हो सकती जब तक कोई इसका जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न करे। फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड, डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। मैं ये बात दोबारा कहता हूं कि फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है,
लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं रह जाता, बल्कि आउटडेटेड डाउनग्रेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है, हत्या को जायज ठहराया जाता है और जंगल के जमाने की उस रूढ़िवादी मानसिकता को वापस लाया जाता है जो कहती है कि शक्ति ही अधिकार है, मतलब माइट इज राइट। कभी एक समय पर इस बात को कहा जाता था कि शक्ति ही अधिकार है, माइट इज राइट, जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है, कहते हैं कि राइट इज माइट। इसी कारण फर्जी इनकाउंटर लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो संविधान में दिए गए न्याय के राज और सामाजिक न्याय के राज को भी सिरे से नकारता है। फर्जी इनकाउंटर का 1.10वें हिस्से मतलब 0.1% लोगों को मिली अपनी सरकारी शक्ति का अपराधिक इस्तेमाल करना है। जो सरकार में लोग हैं, जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत का, वो कई घटनाओं में हमें आपको देखने को मिलता है। फर्जी इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं, गुनहगार हैं। जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो यह है कि लखनऊ में दिनेश शर्मा ने सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय देखिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस प्रकार की देशों की तुलना में कम दुर्संभावनाएं हैं दिनेश शर्मा ने कहा और घटनाएं घट रही हैं, युद्ध के बादल भी मंडरा रहे हैं और युद्ध से हम गुजरे हैं तमाम पश्चिम एशिया के देश। तो ऐसे समय दुनिया जितने बड़े संकट में फंसी हुई है, उसमें भारत ही एक ऐसा देश है जो कम से कम, जहां अमेरिका ऐसे देश में 80-90% की वृद्धि हुई है, जहां पाकिस्तान से उसमें 70% की वृद्धि हुई है, पेट्रो पदार्थ में भारत में भी तो 4-5% की वृद्धि हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, इसके समर्थक है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से प्रबंधन कर रहे हैं अपने नागरिकों के लिए, यह प्रशंसनीय है। देखिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की दुर्संभावनाएं हैं और घटनाएं घट रही हैं, युद्ध के बादल भी मंडरा रहे हैं और युद्ध से हम गुजरे हैं तमाम पश्चिम एशिया के देश। तो ऐसे समय दुनिया जितने बड़े संकट में फंसी हुई है, उसमें भारत ही एक ऐसा देश है जो कम से कम, जहां अमेरिका ऐसे देश में 80-90% की वृद्धि हुई है, जहां पाकिस्तान से उसमें 70% की वृद्धि हुई है, पेट्रो पदार्थ में भारत में भी तो 4-5% की वृद्धि हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, इसके समर्थक हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से प्रबंधन कर रहे हैं अपने नागरिकों के लिए, यह प्रशंसनीय है। दिल्ली में दिग्विजय सिंह ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्रालय और एनटीए पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय बेहद अव्यवहारिक तरीके से काम कर रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा, नीट के मामले में पूरा देश कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए कह रही है कि कोई लीक नहीं हुआ। अगर लीक नहीं हुआ तो दोबारा परीक्षा क्यों कराई जा रही है? शिक्षा मंत्रालय नेता ने बताया काम कि कर रहा एनटीए है, के चेयरमैन को फिर से बहुत ही अव्यवहारिक ढंग से काम इस कर रहा है। मुद्दे पर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप देख छात्रों और लीजिए, अभिभावकों के मन में नीट के मामले में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। ये भी एक अजीब सी बात है कि परीक्षा प्रणाली पूरा में देश कह रहा है लगातार लीक हुआ, गड़बड़ियां लीक सामने हुआ, आ रही हैं, लीक हुआ, इससे छात्रों का लेकिन भविष्य एनटीए कह रही प्रभावित कोई हो लीक रहा है। नहीं हुआ। अजीब बात यह है कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, बहुत ही अव्यवहारिक ढंग से काम कर रहा है। अब आप देख लीजिए,
नीट के मामले में ये भी एक अजीब सी बात है कि पूरा देश कह रहा है लीक हुआ, लेकिन एनटीए कह रही कोई लीक नहीं हुआ। अजीब बात है भाई, ऐसा सुनने में आया है। वो कह रहे हैं कि कोई लीक नहीं हुआ है, तो क्या हुआ फिर? री एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हैं? अब ओएसएम का प्रयोग 2014 में एक बार हुआ, अव्यावहारिक पाया गया। 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी ने उसको भी प्रयोग किया, अव्यावहारिक किया गया। अब जब 2 बार फेल हो चुका है तो पूरे देश के सीबीएसई के छात्रों के साथ क्यों आप खिलवाड़ कर रहे हैं? अब इसमें जो स्कैन कॉपी आ रही है पढ़ने लायक नहीं है। एक बालक ने, वेदांत ने, अपने फिजिक्स के पेपर के मामले में हैंडराइटिंग अलग अलग थी, तो उसके बड़े भाई ने ट्वीट कर दिया। उसके पीछे पूरी भाजपा पड़ गई, पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान भेजो इसको। तो ये क्या है? क्यों छात्रों के साथ आप ये अन्याय कर रहे हैं? मैं इस मामले में बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि हमने एनटीए चेयरमैन साहब को फिर से आमंत्रित किया है। कुछ मैंने प्रश्न हम लोग पूछने रह गए थे, पूछे हैं। कौन से पूछे मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन उनको 1 तारीख को उनको फिर बुलाया गया है। और दूसरी दिन हमने सीबीएसई के चेयरमैन साहब को बुलाया है, जानने के लिए कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन वेंडर था, कैसे उसका तय किया, क्या रेट्स आई, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किए। ये सारे जवाब, प्रश्न हम लोग के सामने आए हैं जनता के माध्यम से, उस पर पूछेंगे। बात यह है कि जिस प्रकार से शिक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, बहुत ही अव्यावहारिक ढंग से काम कर रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।